हल्की सी एक बार। अब मैं एक तरीके की ट्रांजेक्शन और बताने जा रहा हूँ, वो क्या है सर? गुड्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स। मतलब भाई गुड्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स में कुछ अलग नहीं है, बस कुछ केसेस है। सर कुछ केसेस क्या? कि मेरे पास जो सामान आया था, जो मेरे पास जो मेरी परचेजेस थी, जिस चीज में मैं बिजनेस करता हूँ, सर उससे रिलेटेड कुछ केसेस है। मतलब नॉर्मली तो केस क्या होता है कि सर मान लो मेरा टीवी बेचने का काम है, मैंने टीवी खरीदा और मैंने टीवी सेल कर दिया। ठीक है, नॉर्मल तो उसकी तो हमारे को एंट्री पता है। नॉर्मल हमारी वो एंट्री तो हमारे को पता है कि सर बैंक या क्रेडिटर, सर बैंक या डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पर मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं अभी आपको एक केस बताता हूँ, एक केस लेके चलो। ड्रॉइंग ऑफ गुड्स। भाई ड्रॉइंग ऑफ गुड्स का मतलब क्या है? ड्रॉइंग ऑफ गुड्स का एक मतलब समझ के रखना। मान लो मेरा टीवी बेचने का काम है। ठीक है तन्वी, एक बार जरा इस कंसेप्ट को एक बार दोबारा से समझना ढंग से बिल्कुल। मेरा टीवी सेट सेल करने का काम है। मैं मालिक हूँ, मेरा बिजनेस है और टीवी सेट मेरा बेचने का काम है। ऐसा हो सकता है कि मुझे घर पे भी टीवी की जरूरत हो। बिल्कुल हो यस सकता है, सर। जिस चीज में मैं बिजनेस कर रहा हूँ हो सकता है मुझे उस चीज की जरूरत अपने घर पे हो। अब मैंने करा क्या बिजनेस में, जो मेरे पास बिजनेस में सामान रखा था सर, उसे मैं अपने पर्सनल यूज के लिए अपने घर पे ले आया। पर्सनल यूज के लिए अपने घर पे ले आया। ठीक है सर, अगर मैं पर्सनल यूज के लिए अपने घर पे ले आऊं किसी चीज को, अगर मेरे पास से कभी भी, एक ध्यान रखना, मेरे पास से कभी भी मेरे गुड्स चले गए बिना बिके, अगर गुड्स सेल हुए हैं तो आपको पता है सर सेल्स अकाउंट ही आएगा। तो क्या चीज क्रेडिट होगी? सेल्स अकाउंट ही आएगा। ठीक है, पर मेरे को एक बात बताओ, सर सेल्स अकाउंट जब क्रेडिट होता है ना, तो उसमें डेबिट दो चीज होती है। सेल्स अकाउंट के क्रेडिट होने का जो दो तरीके होते हैं, दो जरिया होता है। कभी भी सेल्स अकाउंट क्यों आता है? कभी भी मैं अगर प्रोडक्ट सेल करता हूं तो उसे दो तरीके से सेल करता हूं। कौन कौन से दो तरीके से? तन्वी बताओ। सर एक तो कैश अकाउंट से, या तो कैश बेसिस पे मैं उसे सेल कर सकता हूँ कैश लेके, या फिर डेबिटर। डेटर्स, मतलब उसे मैं क्रेडिट सेल कर सकता हूँ, है ना? या तो ऑन क्रेडिट बेच सकता हूँ या फिर बाय कैश बेच सकता हूँ। है दिव्यांशु, यही दो तरीके होते हैं सेल करने के। यस सर। मतलब अगर मैं कोई भी सामान सेल करूंगा ना, तो सर या तो मुझे पैसे मिलेंगे उसके बदले, या फिर आज नहीं मिलेंगे पर फ्यूचर में मिलने बनते होंगे। ठीक है, पर सर अगर कोई भी गुड्स मैंने ड्राइंग ड्राइंग मतलब मालिक ले गया, तो सर मुझे पैसे तो नहीं आने वाले। ना ही मुझे अभी पैसे मिल रहे हैं और ना ही मुझे मालिक से बाद में रुपए मिलेंगे। ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैं कर क्या सकता हूँ एज अ बिजनेस? मेरे से कोई सामान लेकर चला गया, मुझे उससे ना आज रुपए मिलने हैं, ना ही मुझे उससे कल रुपए मिलने हैं। तो ना ही कैश अकाउंट डेबिट होगा सर, और ना ही वो मेरा डेटर बनेगा। वो मेरा ओनर ही है। पर मुझे बताओ, ओनर का मेरे पास कैपिटल अकाउंट था? ओनर है तो ओनर का मेरे पास कैपिटल अकाउंट है। मैं बिजनेस हूं सर, मैंने ओनर से कभी साल के शुरुआत में कुछ रुपए लिए थे एज अ कैपिटल। तो मुझे ओनर के वो रुपए देने बनते हैं। ये कैपिटल क्या थी? मेरी लाइबिलिटी थी। मान लो ओनर अप्रैल में ही शुरुआत में 1 लाख रुपए बिजनेस में लेके आया था। बिल्कुल लॉजिकल बात समझो, 1 लाख रुपए बिजनेस में लेके आया था। आज वो 20,000 रुपए के टीवी सेट अपने घर पे ले गया पर्सनल यूज के लिए। तो सर ना मैं उससे कैश लूंगा, ना मुझे उससे फ्यूचर में रुपए लेने बनते हैं। आज मैं एक काम करूं कि सर 1 लाख रुपए जो मुझे उसको देने थे ना, मैं उसमें से ये 20,000 रुपए कम कर दूं। ये चीज कर सकता हूं। यस सर। सो मुझे फ्यूचर में किसी को 1 लाख रुपए देने थे, आज मुझे उससे कुछ रुपए मिलने हैं, तो वो क्या बोलेगा? यार सेट ऑफ कर दे, कम कर लियो, मेरे से अब कम रुपए ले लियो, मेरे को मतलब मेरे को कम रुपए दे दियो। तो सर एक तरीके से ये 20,000 रुपए से मैं अपने ओनर की कैपिटल कम करूंगा। इन शॉर्ट, एक तरीके से इसको ऐसा समझो कि जैसे ओनर बिजनेस से रुपए ले गया, जब ओनर बिजनेस से रुपए लेके जाता था, पैसे लेके जाता था, तुम कौन सा अकाउंट डेबिट करते थे? सर ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट करते थे तन्वी, है ना? सेम इसी तरीके से जब वो बिजनेस से गुड्स लेके गया है, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए? तो ड्राइंग। ड्राइंग्स अकाउंट। तो सर डेबिट तो ड्राइंग्स अकाउंट हो गया। पर मैं एक चीज बता देता हूं, मेरे को बताता हूं क्रेडिट क्या होना चाहिए। देखो जब भी बिजनेस से पैसे लेके जाता था, कैश लेके जाता था, तुम क्रेडिट किसको कर देते थे? कैश, कि कैश चला गया। तो अब इस केस में क्रेडिट क्या चीज होनी चाहिए? परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट। एक चीज समझना, सर गया क्या है मेरे पास से? मेरे गुड्स। जब मेरे गुड्स मेरे पास आए थे, तो कौन सा अकाउंट को डेबिट करा था मैंने? परचेज को। परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट। गुड्स परचेज किससे करे थे भाई? परचेज अकाउंट से। अब वही गुड्स चले गए, सर जब हमारे पास से गुड्स जाते थे तो उन्हें तो हम सेल्स अकाउंट में करते थे। सर वो सेल्स अकाउंट होता था सिर्फ और सिर्फ सेल के लिए, जब आपने बेचा है। पर यहां बेचा नहीं है, यहां आपके पास से बस चले गए फॉर एनी अदर मीन्स।
सेल के अलावा किसी और भी रीजन से अगर चले गए तो सर क्या होगा, परचेज अकाउंट से ही उस चीज को खत्म कर देंगे, ये मान के कि सर ये माल हमने कभी खरीदा ही नहीं था, ये परचेज में तो कभी आया ही नहीं था। तो इन शॉर्ट सर अगर गुड्स ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए लेके गया है बिजनेस से, तो सर ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करके अपनी परचेजेस को हम कम कर देंगे। ठीक है, एक सिनेरियो तो ये हुआ। सर दूसरे सिनेरियो पे आओ। दूसरा केस क्या होता है? दूसरा केस हो सकता है गुड्स गिवन एज चैरिटी। मतलब सर ये चीज हो सकती है गुड्स गिवन एज चैरिटी। चैरिटी का मतलब क्या है सर? दान में दे देना। हो सकता है मैं अपने बिजनेस को कोई भी सामान दान में दे रहा हूं। सर मान लो मेरा बुक्स प्रिंटिंग का काम था, हो सकता है मैंने अपनी बुक्स किसी गरीब इंसान को दान में दे दियो, किसी को भी ऐसे बच्चे को दे दियो। तो ऐसा हो सकता है कि हम अपने गुड्स किसी को भी फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ चैरिटी दे सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है। प्रैक्टिकल बिजनेस में ये चीज पॉसिबल है या नहीं है? यस सर है, पॉसिबल है। तो सर इस केस में अकाउंटिंग कैसे होगी? सर मेरे को इस केस में सेम इसी तरीके से एक बार अकाउंटिंग बताओ कि सर मैंने किसी को चैरिटी करी है। अब सर चाहे मैंने चैरिटी करा हो, फ्री में उसके लिए कुछ भी करा हो, मुझे एक बात बताओ, मेरा खर्चा तो हो रहा है ना भाई। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, एक बार दोबारा से सोचना। मान लो मेरा किताबों का बिजनेस है। मैं 10 बुक्स परचेज करके लाया। ठीक है दिव्यांशु, 10 बुक्स मैं खरीद के लाया। अब मैंने इन 10 बुक्स में से करा क्या, एक बुक किसी बच्चे को एज अ चैरिटी दे दी, किसी छोटे बच्चे को दान में दे दी। मुझे एक बात बताओ दिव्यांशु और साक्षी, और दिव्यांशु और तन्वी दोनों, कि क्या मेरे को कोई अब अलग से कोई खर्चा करना पड़ा? नो नो सर सर। कि सर मैं बुक्स तो 10 खरीद के लाया था और उसमें से मैंने एक बुक एज अ चैरिटी दे दी। क्या मुझे ये जो मैंने एक बुक दी सर, क्या मुझे इस एक बुक पे कोई अलग से खर्चा करना पड़ा? नो सर। नहीं करना पड़ा। 10 बुक खरीद के लाया था, उन 10 में से ही एक इधर दे दी, उन 10 में से ही एक बुक इधर दी है मैंने। ठीक है, तो सर अलग से मुझे कोई खर्चा नहीं करना पड़ा। खर्चा मेरा उतना ही रहा। 10 बुक सर अगर मैंने 10,000 रुपए की खरीदी थी, मान लो 1,000 की एक किताब थी, सर 10,000 की अगर मैंने 10 बुक्स खरीदी थी और मैंने ये एक बुक किसी को दे दी एज अ चैरिटी, तो सर मैं ये तो बोलूंगा कि हाँ मैंने 1,000 रुपए की किताब उसको दे दी। पर क्या मैंने 1,000 रुपए दोबारा खर्च करे उसको वो किताब देने के लिए? नो सर नहीं करने पड़े ना। तो सर अब आप चाहते क्या हो इस एंट्री में? मैं क्या चाहता हूँ, मेरी बात समझना सर। मैं जब अगर अकाउंटिंग कर रहा हूँ ना, तो मैं ये चाहता हूँ मेरी अकाउंटिंग जो हो रही है वो प्रॉपरली प्रेजेंट करे कि मेरा कौन सा खर्चा किस चीज के लिए हुआ है। सर मैं चाहूँ तो नॉर्मली अपना, आप लोगों ने आई डोंट नो कभी ध्यान दिया है, कभी ध्यान दिया है नहीं दिया है, कभी सुना है नहीं सुना है, मैं बता देता हूँ सर। ये जो भी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, अल्टीमेटली साल खत्म होने के बाद, मैंने बताया था 31 मार्च को हम अपनी बुक्स क्लोज करते हैं। तो सर 31 मार्च के बाद हम करते क्या है? 31 मार्च के बाद हम ये निकालते हैं कि हमारी बिजनेस में प्रॉफिट कितना रहा या लॉस कितना रहा। हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं अपने बिजनेस का। ठीक है सर, मैं ये निकालता हूँ कि मेरे बिजनेस से कितना पैसा कमाया। तो अब सर जब मैं कभी 31 मार्च के बाद बैठूंगा और अपने सारे खर्चे करने बैठूंगा, तो चाहे मैं ये खर्चा 1,000 रुपए का, सर 10,000 का खर्चा कर रहा था, 9,000 तो मेरी नॉर्मल परचेज दी थी, 1,000 की मैंने चैरिटी कर दी थी, चाहे मैं इसे पूरे 10,000 को परचेज के खर्चे में दिखाऊं, एक ऑप्शन तो ये है। और या फिर सर मैं 9,000 को तो परचेज के खर्चे में दिखाऊं, पर 1,000 को चैरिटी का खर्चा दिखा दूं। दूसरा सिनेरियो ये। दोनों ही केसेस में मेरे बिजनेस का खर्चा टोटल 10,000 ही रहेगा, ये बात समझना मेरी। दोनों ही केसेस में सर बिजनेस का खर्चा 10,000 ही रहेगा। पर सर अगर मैं ये सेकंड वे, इस दूसरी तरीके से अकाउंटिंग करूंगा ना सर, तो थोड़ा सा मेरा प्रेजेंटेशन और अच्छा होगा, और ज्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन होगा सर, फेयर प्रेजेंटेशन होगा। क्यों होगा सर फेयर प्रेजेंटेशन? सर मैंने 10,000 का खर्चा करा था, बिल्कुल सही, पर वो सारा मैंने, देखो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी साल की शुरुआत में जब हम परचेज और सेल्स पढ़ रहे थे, मैंने एक चीज बताई थी कि सर परचेज में कौन सा खर्चा आता है। परचेज में कौन सा खर्चा आता है? परचेज में वो खर्चा आता है, उन गुड्स के लिए खर्चा आता है जो हम आगे सेल करने के लिए ले रहे हैं सर। वरना खर्चा तो हम बहुत चीजों में करते हैं, परचेज तो बहुत चीजें करते हैं, हम मशीन भी परचेज करते हैं, पर हम उसको परचेज में क्यों नहीं डालते? क्योंकि सर उसे आज खर्च नहीं करना, वो आज मेरा एसेट नहीं है। खर्चा मैं बहुत चीजों में करता हूँ, पर परचेजेस में क्यों नहीं डालता? क्योंकि सर वो बेचने के लिए नहीं है, मशीन में रखूंगा, मशीन में सेल करने के लिए नहीं खरीद रहा हूँ। तो परचेज में मैं कौन सा खर्चा रखता हूँ? जो मुझे बेचना है, जो मुझे सेल करना है। पर सर यहां हुआ क्या, सर 9,000
कि किताबें तो आपने बेचने के लिए ही रखी हैं अपने पास, इन 9,000 की किताबों को तो आप सेल ही करोगे, तो ये तो परचेजेस की कैटेगरी में बिल्कुल सही है। पर सर ये जो एक किताब है ना, ये आप बेचोगे नहीं, ये आपने एज अ चैरिटी दी थी, तो इसलिए इसको परचेजेस में रखना फेयर प्रेजेंटेशन नहीं होगी। ये वर्ड ध्यान रखना, फेयर प्रेजेंटेशन। फेयर प्रेजेंटेशन मतलब क्या है? हमारा मकसद सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस निकालना नहीं है कि सर ये सब अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं, बिजनेस में प्रॉफिट कितना रहा, नहीं, वो तो है ही, पर उसके साथ साथ सर जो चीजें हम लिखें वो बिल्कुल एक्यूरेटली लिखें, कि हम बता सके, देखिए कि हाँ यार इतना खर्चा हमने खरीदने के लिए करा था, खरीद के आगे बेचने के लिए, और इतना खर्चा हमने चैरिटी पे कर दिया था, थोड़ा सा फ्री में यार, तो थोड़ा सा बाहर इधर उधर 10-20 बच्चों को किताबें वगैरह बांटनी पड़ी, तो ये खर्चा उसमें हुआ। 1,000 का खर्चा किताबें बांटने में हुआ, ना कि उनको परचेज करने में। क्यों क्यों क्यों, एक बार और समझो सर, ये 1,000 रुपए हमने चैरिटी में दिखा दिया। अभी तो आप ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो अपने गुड्स को लेके कि सर 10 बुक्स मैंने खरीदी थी और 1 बुक्स मैंने एज अ चैरिटी दी। चलो इस चीज को थोड़ी देर के लिए साइड रखो, भूल जाओ इस चीज को, थोड़ी के लिए भूल जाओ इस एग्जांपल को। एक एग्जांपल और समझो सर, सर मैं कुछ भी सामान खरीदता हूँ, मेरा एक अच्छा बिजनेस है, मेरा एक अच्छा बिजनेस है, ठीक है, मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, ये बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब सर हुआ क्या, एक दिन दिवाली का टाइम था, क्या था, दिवाली का टाइम था, मेरा मन कर रहा है कि यार थोड़ा सा यार अब दिवाली का टाइम है, खुशियां सबके साथ बांटते हैं। तो मैं क्या गया भैया, मैंने क्या करे, फटाफट से मैंने पटाखे खरीदे, दिवाली के क्रैकर्स खरीदे, और मैं थोड़ा सा चला गया एनजीओ वगैरह में। ठीक है, ये बिजनेस के भी पे खर्चा है, मेरा पर्सनल खर्चा नहीं है, मैं तो खर्चा बिजनेस में दिखाऊंगा कि भाई हमारे बिजनेस ने एनजीओ के लिए काम करा है, ओनर ने नहीं करा है, बिजनेस ने एनजीओ के लिए काम करा है, चैरिटी दिया है कुछ। ठीक है, तो भाई हमने क्या करा, बिजनेस के लिए बिजनेस ने क्या करा, पटाखे वगैरह हम लोगों ने खरीदे, और हमने बच्चों को या फिर एनजीओ में भैया वो पटाखे वगैरह उनको फुड़वाए। हमने करा क्या, तन्वी, पटाखे वगैरह हमने खरीदे थे एनजीओ में ले जाने के लिए, और वो हमने वहां पे भैया जितने भी बच्चे थे उनको हमने पटाखे दिए, उनके साथ पटाखे वगैरह फोड़े। तो मुझे एक बात आता है, ये जो मैंने पटाखे खरीदे 10,000 रुपए के, ये खर्चा है या नहीं है? है सर। सर खर्चा है। खर्चा है ना। तो ये खर्चा भी जब मैं अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा, मान लो, तो क्या लिखूंगा, सर चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट। क्यों, मैं तो परचेज अकाउंट क्यों आएगा, तो मेरी परचेज से थोड़ी ना कम हुआ है, मैंने तो ऐसे ही बच्चों के लिए पटाखे खरीदे, मेरे पटाखों का बिजनेस थोड़ी है, मेरी तो बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, मैं तो एक रास्ते में जा रहा था। ये तो सेल थोड़ी किया था। नहीं नहीं, सेल नहीं कर रहा, मैं तो सेल करने की बात ही नहीं कर रहा, मैंने कहा बोला सेल कर रहा, भैया मेरा किसी भी चीज का बिजनेस है, मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, मैं रास्ते से जा रहा था, मैंने पटाखे वगैरह देखे, मेरा मन करे कि यार गरीब बच्चे हैं, ये पटाखे वगैरह ये बेचारे खरीद नहीं पा रहे, चलो इनको पटाखे दिलवा देते हैं, एनजीओ चलते हैं सबके लिए पटाखे वगैरह लेके। सर वो पटाखे हमने खरीदे और एनजीओ में चले गए, वहां सबको इस्तेमाल करवा दिया, तो मैंने ये खर्चा तो करा ना, बिजनेस के लिए खर्चा तो था, ये चैरिटी का खर्चा तो उठाया ना हमने, मेरे बिजनेस ने। यस सर। तो क्रेडिट क्या चीज होनी चाहिए, अगर मैं कोई रैंडम खर्चा करता हूँ यार, तो क्रेडिट क्या होना चाहिए, इसे भी गुड्स से कंफ्यूज मत करो, नॉर्मली सोचो। सर रैंडम ड्राइंग का होना चाहिए। सर अगर पर्सनल यूज के लिए कर रहे तो ड्राइंग का होना चाहिए। पर्सनल यूज के लिए मैंने बोला, पर्सनल यूज है ही नहीं, ऐसा किसने बोला कि बिजनेस एनजीओ पे ऊपर खर्चा नहीं कर सकता, बिजनेस बिल्कुल कर सकता है भाई, ये चीज ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि एनजीओ में या फ्री फंड में चैरिटी अगर कोई कर रहा तो चैरिटी बिजनेस नहीं कर सकता, चैरिटी एक इंसान ही कर सकता है, नहीं, बिजनेस एक अलग इंसान है, बिजनेस चैरिटी भी कर सकता है, बिजनेस फ्री में चीजें बांट भी सकता है, बिजनेस के ब्याज पे काम कुछ भी हो सकता है, तो पर्सनल फिर खर्चा सर नहीं है। बैंक से होना चाहिए। बैंक से होना चाहिए, या अगर मैंने पैसा कैश में दिया था तो कैश जाना चाहिए। यस सर। मेरे को बता था तन्वी, भैया मैंने खर्चा कुछ भी करा, मैंने पटाखे खरीदे, मैंने पेमेंट करके पटाखे खरीदे ना, कैश अकाउंट क्यों नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ, यस सर। लिख सकता हूँ ना, कि भैया हमने करा क्या, मुझे ऊपर का भी सब कुछ भूल जाए, तो गुड्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो गलत टॉपिक पे आ गया ऐसे उठ के। मैं तो एक रैंडम एक केस बता रहा हूँ कि तुम्हारे को मान लो अगर क्वेश्चन में भी कहीं ये चीज लिखी हुई दिख रही है कि भाई हमने दिवाली का खर्चा करा, तो अगर मैंने दिवाली का खर्चा करा, मैंने कुछ फ्री में दिया, तो मैं उस खर्चे को कैसे अकाउंट फॉर करूंगा, जो भी खर्चा था चैरिटी का खर्चा, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, उसमें क्रेडिट क्या हुआ, मेरे पास से गया क्या, पैसा गया भाई, उसका वो खर्चा करने के लिए पैसा गया ना मेरे पास से। जरूरी थोड़ी हर बार मैं अपना जो बिजनेस कर रहा हूँ वो सामान उठा के दे दूं सामने वाले को, अरे मैं ज्वेलरी का बिजनेस करता हूँ, मैं गरीबों में सोना बांटूंगा, नहीं भाई, मेरा मन करेगा लोगों में कुछ बांटने का, तो जरूरी थोड़ी है मैं जिस चीज का बिजनेस कर रहा हूँ वही बांटता फिर समाज में, मैं हो सकता है आटा बांट रहा हूँ लोगों में, हो सकता है गरीबों के हजार के लिए 5-5 किलो चावल दे रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कोई इंसान अगर डोनेशन करा, चैरिटी करा, तो वो अपने पास से करेगा, ऐसा कहीं जरूरी नहीं है। सर वो जो खर्चा है, खर्चा तो आप ऐसे ही रिकॉर्ड करोगे, चैरिटी अकाउंट डेबिट, अगर खर्चा चैरिटी का है तो खर्चा ऐसे ही रिकॉर्ड करोगे, चैरिटी अकाउंट डेबिट।
पर आपके पास से क्या गया सर? आपके पास से कैश गया। मैंने आप लोगों को हर बार बोल रखा है, जो भी जर्नल एंट्री लिख रहे हो उसकी कहानी समझने की कोशिश करना। क्या इस जर्नल एंट्री की अब कहानी समझ में आ रही है कि ये कहानी कहना क्या चाहती है, जर्नल एंट्री कहना क्या चाहती है? यस सर। Yes. जर्नल एंट्री क्या कहना चाहती है कि हमने चैरिटी का खर्चा करा, बस। ये जर्नल एंट्री कुछ नहीं कह रही कि मैंने अपना सामान दिया, पड़ोसी का सामान दिया, किसका सामान दिया, कुछ नहीं। मैंने बस खर्चा करा लोगों के भले के लिए। और ऐसा कहीं मत मानना कि लोगों के लिए, लोगों के भलाई के लिए काम सिर्फ और सिर्फ एक आम इंसान या हम जैसे लोग, एक इंसान कर सकता है। नहीं, बिजनेस भी कर सकता है। बिजनेस के नाम पे भी इस तरीके के खर्चे हो सकते हैं। अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन आपको ना बोले कि चैरिटी का खर्चा, मालिक की बीवी का मन था कि मैं भंडारा करूं और उसका पैसा खर्च करा है बिजनेस ने, तो वो पर्सनल में ही जाएगा, पर्सनल में ही जाएगा। अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं करे, किसी भी खर्चे को पर्सनल में नहीं ही मानना है। ये बात मैं हजारों बार बोल चुका हूं, हजारों बार बोल चुका हूं, नहीं मानना है। सिर्फ कुछ एक्सेप्शनल केसेस थे जिनको आपको प्रैक्टिकली सोचना है कि सर हाँ, ये खर्चा तो बिजनेस से रिलेटेड हो ही नहीं सकता। स्कूल की फीस बिजनेस से रिलेटेड नहीं हो सकती। बिजनेस का बच्चा नहीं होगा भाई। बिजनेस किसकी स्कूल की फीस भरेगा? मालिक के बच्चों की भरेगा, किसी और के उसका बच्चा नहीं हो सकता है। समझना ये चीज, बायोलॉजिकली नहीं हो सकता है उसका बच्चा। सोचो थोड़ा सा। सर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस का नहीं जा सकता, उसकी जिंदगी ही नहीं है, उसके पास दिल नहीं है, उसका दिल नहीं धड़कता है, नहीं हो सकता, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। पर सर बिजनेस चैरिटी कर सकता है। बिजनेस का चैरिटी का एक खर्चा हो सकता है। चैरिटी एक नॉर्मल खर्चा है जो कैसे भी करा जा सकता है। अच्छा, एक बार वापस ऊपर आओ। सर ये तो आपने नॉर्मल तरीके से खर्चा बताया था, कैसे बढ़ा। आप लोग एडवांस खर्चा पढ़ते पढ़ते नॉर्मल खर्चा भूल गए कि नॉर्मल खर्चे की एंट्री क्या होती है। ये चीज क्लियर, ये वाला खर्चा तो समझ आया ना, इसमें तो सर चैरिटी टू कैश आया। अच्छा, मैं एक बार वापस से बात ऊपर करने आया था। सर ये तो नॉर्मल सिनेरियो था चैरिटी करने का। एक सिनेरियो और बन सकता है चैरिटी करने का। क्या? मेरा जिस चीज का काम है, मेरे बिजनेस का जिस चीज का काम है, उसने उसी में से कुछ स्टॉक उठा के सामने वाले को दे दिया। सर किताबें बेचने का मेरा काम था, मैंने 10 किताबें खरीदी थी, उसमें से एक किताब किसी और को दे दी। तो सर मेरे को समझना, मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे करना क्या चाह रहा हूँ सर, मैं यहाँ पे एक चीज करना चाह रहा हूँ कि सर ये जो आपने 10,000 रुपए पहले अपने परचेज में डाल दिए थे ना, 10,000 रुपए ये जो आपने अपने परचेज के खर्चे में डाल दिए थे ना, परचेज के एक्सपेंस में डाल दिए थे, मैं क्या चाह रहा हूँ सर बाद में। सर सबसे पहले तो जब आप माल खरीद के लाए, आप ये सोच के नहीं लाए थे कि मुझे माल चैरिटी देनी है। अगर आप माल खरीदते समय आपने कोई चीज, अगर आपने कोई खर्चा करते समय ही सोच लिया था कि ये मैं चैरिटी के लिए कर रहा हूं, तो सर वो खर्चा चैरिटी में उसी समय जाना था, वो परचेज में जाना ही नहीं था। सर मेरा बिजनेस किताब बेचने का है, पर हुआ क्या, मैं एक दिन मैंने कहा छोटे बच्चों को किताबें दान में देनी है, मैं ABCD वाली किताबें उठा के ले आया मार्केट से। मैं जब वो किताबें खरीदने गया था ना, तो सर मेरा मकसद यही था कि मैं किताबें क्यों खरीद रहा हूँ, दान करने के लिए। तो अगर मैं किताबें खरीद ही इस पर्सपेक्टिव से रहा था, तो मैं चैरिटी अकाउंट ही लिखता, तो मैं वो खर्चा चैरिटी में ही बुक करता, उसे परचेज में नहीं डालता, भले ही मेरा काम किताब बेचने का क्यों ना हो। मतलब सर ये बहुत मायने रखता है। डेबिट क्रेडिट हम नहीं करते ऐसे, हम लोग दिमाग से चलने वाले लोग हैं, रूल से चलने वाले नहीं। मैं कहता हूँ अकाउंट्स रूल से नहीं चलती। अपना प्रैक्टिकल रीजनिंग लगाओ, ये खर्चा क्यों कर रहा हूँ, ये किताब क्यों खरीद रहा हूँ, ये गुड्स क्यों खरीद रहा हूँ। सर ये खरीद अगर बेचने के लिए रहा हूँ तो मेरा परचेज सेल में आ जाएगा, पर अगर किसी और पर्पज से है तो सर उस पर्पज में डालना पड़ेगा, वो पर्पज दिखाना पड़ेगा, उस पर्पज को नहीं छोड़ना। तो सर ऐसे ही 10,000 रुपए मैं तो जब माल खरीद के लाया, मैंने उस समय नहीं सोचा था कि मुझे दान करना है। पर मेरे को बाहर एक भिखारी, कोई बंदा जाते नजर आ गया, कोई गरीब बच्चा को जाते नजर आ गया कि नहीं यार इसका पढ़ाई में इंटरेस्ट है, तो तब मैंने उसको एक किताब दी। तो सर अब मुझे अपनी एंट्री ठीक ठीक करनी पड़ेगी, से मेरा मतलब है ठीक करनी पड़ेगी, से मेरा ये मतलब नहीं मैं वापस जाके पिछली एंट्री एडिट करूं, नहीं। सर अगर मैं खर्चा परचेज में डाल चुका था ना, तो अब बस मुझे एक काम करना है कि उसे परचेज से हटा के चैरिटी में रखना है। कोई अलग से कैश, कोई अलग से क्रेडिटर डेटर कुछ खड़ा नहीं होगा, कुछ भी क्रेडिटर खड़ा नहीं होगा। अरे मैंने अगर किसी बच्चे को फ्री में किताब दे दी, मैं उसे क्रेडिटर थोड़ी खड़ा कर दूंगा अपने बुक्स में कि मुझे 100 रुपए लेने हैं, वो सॉरी इसे डेटर थोड़ी ना खड़ा कर दूंगा कि मुझे 100 रुपए लेने हैं, नहीं करूंगा। तो सर मैंने अगर उसको दान में किताब दे दी, अगर मैंने किसी को दान में किताब दे दी, तो सर मैं उसे चैरिटी का एक्सपेंस बुक करूंगा, चैरिटी एक्सपेंस बुक करूंगा, चैरिटी एक्सपेंस को क्या करूंगा, सर डेबिट करूंगा। अभी लेकिन मैंने आप लोगों से एक बात क्या बोली कि सर अगर मैं वो खर्चा चैरिटी के लिए कर रहा हूं, तो मैं वो खर्चा जो मैं परचेज में डाल चुका था, सर परचेज से कम करूंगा और चैरिटी में बढ़ा दूंगा। तो अगर मुझे चैरिटी का खर्चा बढ़ाना है तो उसे तो मैं डेबिट कर दूं, और सर अगर मुझे परचेज का खर्चा कम करना है तो मैं परचेज को क्या कर दूं, क्रेडिट कर दूं, सेम अमाउंट। तो सर इनडायरेक्टली अगर कोई इंसान ये अकाउंटिंग ना भी करे, उसका प्रॉफिट सेम आएगा।
उसके प्रॉफिट में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो सर ये मेहनत करी क्यों नहीं, तेरा दिमाग क्यों चला रहे हैं? इतना दिमाग सर बस इसलिए चला रहे हैं कि जब किसी पढ़े लिखे इंसान के हाथ में हमारी बनाई हुई प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट जाए, हमारी बनाई हुई बैलेंस शीट जाए, हमारी बनाई हुई उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाए, तो वो देख के बता सके कि अच्छा भाई ठीक है, इतना कंपनी ने दान करा है, सिर्फ सामान खरीद खरीद के नहीं रखा, इतना सामान उन्होंने दान करा है। वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपने बनाया है वो देख के लगना चाहिए कि एक पढ़े लिखे इंसान ने हिसाब किताब मेंटेन करा है। इसलिए कर रहे हैं हम, ये फेयर प्रेजेंटेशन के लिए कर रहे हैं और कोई हमारा पर्पस नहीं। तो सर इसलिए जब भी कभी अगर बिजनेस में चैरिटी हुई है और गुड्स दिए हैं एज अ चैरिटी, ये वर्ड ध्यान रखना भाई, गुड्स, या वो बोले जिस चीज में आपका बिजनेस है वो चीज एज अ चैरिटी दी है, तो ये एंट्री बनेगी। पर अगर बोल रहा है आपका कोई बिजनेस नहीं है, स्टेशनरी, आपका कुछ भी काम नहीं है, आपको ऐसे बोल रहा है कि हमने स्टेशनरी खरीदी चैरिटी करने के लिए, बच्चों को वो हमने एज अ चैरिटी दे दिया, तो सर मेरा स्टेशनरी का खर्चा ही रिकॉर्ड होगा। सर स्टेशनरी खर्चा करो तो मेरा चैरिटी का खर्चा रिकॉर्ड होगा, तो मेरा चैरिटी टू परचेज नहीं आएगा, चैरिटी टू कैश बैंक ही जाएगा। जब मुझे पता है मैंने पेन पेंसिल खरीदे दान करने के लिए, तो वो खर्चा पेन पेंसिल का नहीं है, वो खर्चा चैरिटी का है। समझ रहे हो पर्सपेक्टिव मेरा क्यों अलग जा रहा है? आपको क्वेश्चन बोल रहा है स्टेशनरी परचेज फॉर गिविंग एज अ चैरिटी, आपका दिमाग कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि सर स्टेशनरी का एक्सपेंस डेबिट करूं या चैरिटी का एक्सपेंस डेबिट करूं। पर्पस क्या है? चैरिटी करना, तो खर्चा क्या होगा? चैरिटी का। स्टेशनरी का खर्चा नहीं है। स्टेशनरी का खर्चा मैं किसी चीज को तब डालूंगा जब वो स्टेशनरी में बिजनेस के लिए यूज करूं। बिजनेस के लिए वो खर्चा कब होगा? जब बिजनेस के लिए यूज करूं। तो अगर गुड्स आपने एज अ चैरिटी दिए हैं तो सर उसकी एंट्री तो बनेगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ सर? क्योंकि सर खर्चा परचेज में डल गया था, अब वो खर्चा हमारे को रियलाइज हुआ कि नहीं वो खर्चा परचेज का नहीं है, सर वो खर्चा बिजनेस की चैरिटी के लिए है, इसलिए हमने ये एंट्री पास करी। तन्वी कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नहीं है। अच्छा सेम सर ऊपर आपने ड्राइंग्स अकाउंट क्यों लिखा था? सर क्यों लिखा था? क्योंकि मुझे क्या दिखाना है, मैंने जो खर्चा, जो मैं माल खरीद के लाया था, 10 किताबें खरीद के लाया था सर, उसे मैंने एज अ परचेज का खर्चा रिकॉर्ड कर लिया था, पर क्या वो 10 की 10 किताब बिजनेस के लिए खर्चा है? नहीं, नहीं है बिजनेस के लिए खर्चा। अगर उसमें से एक किताब मालिक लेके चला गया, ये बात ध्यान रखो, सोचो सर 10 किताब खरीद के लाया था, परचेज में कोई चीज कब डालता हूं? बेचने के लिए। तो सर मैं तो जब खरीद के लाया था यही सोच के लाया था कि मुझे बेचना है, पर अगर मुझे बाद में पता चला कि नहीं यार ये चीज जो मैं खरीद के लाया वो तो यार यहाँ पे बिजनेस के यूज के लिए है ही नहीं, वो तो मालिक को देनी पड़ गई, तो सर अब वो चीज परचेज का खर्चा नहीं है, अब वो ड्राइंग्स में चले जाएगा, इसलिए ड्राइंग्स में गया। वरना एक चीज सोचो, हमने एक तरीके का क्वेश्चन कर रखा था, हमने एक चीज और पढ़ रखी थी कि अगर मान लो मेरा काम कुछ भी हो, काम भूल जाओ, मैंने फर्नीचर खरीदा नॉर्मली, किसके लिए? मालिक के पर्सनल यूज के लिए, तो मैं उस समय एंट्री क्या बनाता था? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों? क्योंकि सर जब वो फर्नीचर खरीदा तभी पता था कि वो फर्नीचर मालिक के लिए है, पर्सनल यूज के लिए है। पर यहाँ इस केस में क्या हुआ सर, हमने माल पहले खरीद के रख लिया, वो तो नॉर्मली रेगुलर नेचर में खरीदते रहते हैं, पर ओनर ने कभी अचानक से एक दिन वो सामान अपने घर ले गया, तो सर मुझे वो खर्चा मेरे परचेज में से कम करना पड़ेगा। अगर बाद में होनी है सर चीज, तो पहले से पता थी कि मैं फर्नीचर पर्सनल यूज के लिए ले रहा हूं, तो मैं ये एंट्री नहीं बनाऊंगा फर्नीचर टू कैश, फिर सर ड्राइंग टू फर्नीचर नहीं, डायरेक्ट ड्राइंग टू कैश। पर्पस पता होना चाहिए, जिस समय इंसान ने जो चीज खरीदी है सर पर्पस क्या है, एंट्री उस हिसाब से रिकॉर्ड होगी। ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, पर्पस के हिसाब से एंट्री रिकॉर्ड होती है, ये चीज कोई नहीं सिखाता, कोई भी नहीं सिखाता, क्योंकि सबको लगता है ये एक्सप्लेनेशन देने में बहुत टाइम जाएगा। मुझे पता है, मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटा होने वाला है सिर्फ ये एक्सप्लेनेशन देते हुए, सिर्फ ये 2 चीजें, बहुत टाइम जाता है लोगों का, इसलिए एक्सप्लेनेशन नहीं देते। मैं एक्सप्लेनेशन लेकर देना चाहता हूँ कि पता हो सर कब अकाउंटिंग इस तरीके से करनी है, परचेजेस टू कैश, ड्राइंग्स टू परचेज, और कब अकाउंटिंग डायरेक्टली ड्राइंग्स टू कैश करनी है। दोनों का नेट इफेक्ट सेम ही रहेगा, पर सर अकाउंटिंग सही गलत हो जाएगी। ठीक है, अब अगर ये 2 केस आपको क्लियर हो गए, जो कि मैं मानता हूं अगर हो गए हैं, सर क्यों ड्राइंग्स डेबिट होगा इस केस में, परचेज क्रेडिट होगा, और सर क्यों नीचे वाले केस में चैरिटी डेबिट होगा, परचेज क्रेडिट होगा, क्यों दोनों केसेस में परचेज क्रेडिट हो रहा है, अगर ये चीज क्लियर है तो सर अगली फिर सारे बहुत आराम से हो जाएंगे। मैं थर्ड पे आता हूं। थर्ड क्या है? गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स। मतलब सर ये चीज क्या है? अरे यार मैंने अभी अपना कोई नया बिजनेस शुरू करा है, मान लो मुझे ये सामान मार्केट में बेचना है, पर होता है कि जब आप कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आते हो ना, कोई भी डीलर, कोई भी दुकानदार ऐसे ही आपका सामान खरीद के अपनी दुकान पे नहीं लगाता कि ये सामान ले लो, क्योंकि उसे भी रिस्क है भाई, वापस सामान खरीदेगा, लोग खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे उसके पास से, सामने से।
तो इसलिए आपको करना क्या पड़ता है, जब आप नया नया बिजनेस शुरू करते हो ना, तो आपको दुकानदारों को बोलना पड़ता है कि भैया आप खरीदो मत मेरे से, ये 3 सामान आप रखो फ्री में, सैंपल के तौर पर रखो। जब आपको लगे कि ये सामान बिक रहे हैं तब आप हमसे मांग लेना। और आपको कुछ प्रोडक्ट्स जो है ना स्टार्टिंग में एज अ फ्री सैंपल देने पड़ते हैं। तो सर मैं बात बताऊं, मैंने बिजनेस शुरू करा, मुझे किसी को अब फ्री सैंपल से जो खर्चा है ना सर, इसे हम एडवर्टाइजमेंट की कैटेगरी में काउंट करते हैं। क्योंकि सर ये हम खर्चा कर क्यों रहे हैं, अपनी मार्केटिंग के लिए, अपनी मार्केटिंग के लिए कर रहे हैं ना, कि सर मार्केट में ये थोड़ा सा लोग मेरे ब्रांड को जाने, एडवर्टाइजिंग के लिए कर रहे हैं, मार्केटिंग के लिए कर रहे हैं। तो अब ये जो मैंने खर्चा करा फ्री सैंपल्स पे, मुझे बात बताओ क्या मैंने सर अगर मैंने 10 किताबें खरीद रखी थी, सेम मैं उसी की तरह आऊंगा, अगर मैंने 10 किताबें खरीद रखी थी और अब मैंने एक किताब फ्री में एज अ सैंपल दे दी, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कर दिया, तो क्या मुझे अलग से कोई खर्चा करना पड़ा? नो सर। खर्चा करना पड़ा? No, sir. नहीं करना पड़ा। लेकिन सर जो चीज मैंने परचेज करी थी, मैंने पहले क्या करा था, पहले मैंने इनको एज अ परचेज रिकॉर्ड कर लिया था सर। उस समय नहीं पता था कि हम ये खर्चा, कि हम ये किताब या इसमें से एक किताब एज अ सैंपल देने वाले हैं। उस समय तो सर हमने एज अ परचेज रिकॉर्ड कर लिया था, पर सर बाद में पता चला, दिव्यांशु बाद में पता चला ये चीज कि नहीं सर एज अ Yes, sir. एडवर्टीजमेंट देना है। तो अब क्या एंट्री बननी चाहिए इसकी? सर एडवर्टीजमेंट का वो आएगा अकाउंट डेबिट, और सर बैंक क्रेडिट में क्या अकाउंट। जाएगा? क्रेडिट में क्या जाएगा? सर क्रेडिट में बुक्स, बुक्स, मतलब बुक का वो बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट। यस सर। मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने कोई चीज एज अ चैरिटी दी थी, मैंने अपना सामान खरीदा था, मैंने उसे परचेज में डाल दिया था, पर उसमें से एक बुक सर मेरे को बाद में पता चली वो मैंने बेचने के लिए नहीं खरीदी थी, चैरिटी करने के लिए खरीदी थी, तो मैंने क्या करा था उस केस में? सर चैरिटी अकाउंट बनाया, तो चैरिटी अकाउंट में डेबिट करा था। अकाउंट में बात मत करो मेरे से, पहले बात करो प्रैक्टिकली। सर हुआ क्या, मैंने खर्चा ये सोच के करा था पहले तो कि मुझे वो माल बेचना है, मैंने परचेज में डाल दिया था, पर Yes, बाद sir. में मुझे क्या पता चला कि सर ये खर्चा परचेज के लिए नहीं हो रहा, किस चीज के लिए हो रहा है? सर चैरिटी के लिए। चैरिटी के लिए हो रहा है। तो मुझे करना क्या चाहिए सही अकाउंटिंग के लिए? सर चैरिटी को मतलब एक वो दे दिया था। मतलब सर मुझे करना क्या चाहिए इस केस में, मुझे ये बताओ, मुझे करना क्या चाहिए? मुझे परचेज का खर्चा कम करना चाहिए, चैरिटी का खर्चा बढ़ाना चाहिए? मुझे Yes, sir. परचेज का जो मैंने परचेज में टोटल खर्चा डाल रखा था 10,000 रुपए का, क्या मुझे ये पता बाद में नहीं चला कि 1,000 का खर्चा परचेज का नहीं है, चैरिटी का है? यस सर। तो उसे सही करने के लिए मैंने क्या करा? उसे सही करने के लिए मैंने क्या करा? सर चैरिटी अकाउंट को डेबिट और परचेज अकाउंट को क्रेडिट। क्यों डेबिट क्रेडिट क्यों करा? सर क्योंकि चैरिटी अकाउंट में वो मतलब चैरिटी अकाउंट में डाला ना, मतलब वो जो भी चीज़ थी वो उसमें गई। कहां से? सर जो परचेज था उससे। मतलब सर जो मैंने खर्चा दिखा दिया था अपनी परचेज के लिए, नो Yes, sir. अकाउंटिंग टर्म्स में बात मत करो, प्रैक्टिकल लाइफ को लेकर बात करो। जैसे जो खर्चा मैंने परचेज में डाल दिया था, गलती से मुझे रियलाइज हुआ कि परचेज का खर्चा नहीं है, वो खर्चा चैरिटी का है, तो मैंने उस खर्चे को परचेज से हटा के चैरिटी में कर दिया, ये करा। इस वजह से परचेज क्रेडिट हुआ है और चैरिटी डेबिट हुआ है। डेबिट क्रेडिट पे हमेशा बाद में हो, अगर आप पहले से डेबिट और क्रेडिट लेके चलोगे चीजों को, तो कभी कहानी समझ में नहीं आएगी। पहले कहानी नॉर्मली समझो और फिर वहां डेबिट क्रेडिट अप्लाई करो, पहले कहानी समझ में आनी चाहिए। जरा ऐसी मेरे पास नीचे वाले इसमें आओ, मैंने सामान एज अ फ्री सैंपल दे दिया, तो हुआ क्या इस कहानी में? जरा मेरे को कहानी बताओगे शुरुआत से? सर उसमें जो आप पहले मतलब परचेज करके लाए थे बुक्स, वो सैंपल में दे दिया एक। वो पहले मतलब परचेज में था, पर वो सैंपल में दे दिया था एक सिर्फ, बाकी ठीक नोट है, परचेज में दिया। ठीक है, अगर सैंपल भी दे दो तो मुझे करना क्या चाहिए, मैं करूंगा क्या? सर परचेज अकाउंट को कम मतलब बढ़ाओगे, परचेज अकाउंट को कम करोगे और सैंपल अकाउंट को बढ़ाओगे, क्यों? क्योंकि सर सैंपल अकाउंट में दे दिया ना परचेज से हटाकर। परचेज से हटाकर? अभी इसमें कम ज्यादा क्या होता है, इसमें नॉर्मली ये चीज सोचा करो। मैं फिर से वो चीज बोल रहा हूँ कि सर मैंने कुछ खर्चा गलती से परचेज में डाल दिया था, गलती से मैंने कुछ खर्चा मान लिया था कि ये परचेज का खर्चा है, पर सर बाद में पता चला कि ये खर्चा परचेज का नहीं है, एडवर्टीजमेंट का है, मार्केटिंग का है। यस सर। तो सर इसलिए अब हम वो खर्चा परचेज से हटा के एडवर्टीजमेंट में डालेंगे। किसको कम या ज्यादा करेंगे उस चीज में बाद में आना। अगर शुरुआत से कम ज्यादा इंक्रीज डिक्रीज ये रूल्स लेके चलोगे तो नहीं होने का, तो नहीं आने का समझ में। तन्वी बताना जरा मेरे को इसमें क्या करना चाहिए, क्या एंट्री बननी चाहिए मेरी? Sir, advertisement account to purchase account. अकाउंट डेबिट टू परचेज, ठीक है, ये चीज आ गई, ये चीज आ गई, Yes, sir. ठीक है। बस अब एक चीज, बस इसी में, क्योंकि तन्वी मैंने ये सब 3 चीज करा दी थी, बस एक कंसेप्ट हल्का सा और रह रहा है, ठीक है? मुझे बता दो डिनर का टाइम हो गया क्या? हो गया ना?
बस 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर इसी को समझ कर, ठीक है? मुझे पता है कि तेरे वहाँ पे हॉस्टल में टाइम हो गया होगा, बस 5 मिनट। बस एक चीज मेरे साथ जरा फटाफट से समझो सर। अभी तक हमने ऊपर तीनों में समझा क्या? मेरे पास माल रखा था, मेरे पास मेरे टीवी सेट रखे थे सर, मैंने उसको परचेज के खर्चे में डाल रखा था, पर सर मैंने वो सामान किसी को दान में दे दिया। तो मुझे क्या समझ में आया? कहानी के फॉर्म में समझना चीजों को, इसलिए पहले ही बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, वरना इतने इतने केसेस बनेंगे कि याद नहीं रख पाओगे किसमें क्या क्या चीज डेबिट होनी थी, क्रेडिट होनी थी, ठीक है? बहुत केसेस है, बहुत केसेस है जब अभी अकाउंटिंग शुरू करोगे, नहीं याद रख पाने की जिंदगी भर अगर याद रखना चाहोगे तो, ठीक? तन्वी कहानी समझ में आ रही है? Yes, sir. रीजन सोच के रखो दिमाग में बिल्कुल प्रैक्टिकली कि सर परचेज करके लाया था सामान, मुझे किसी को बाद में पता चला कि अच्छा मैंने बाद में क्या करा, पहले सामान खरीद के लाया, बाद में मैंने क्या करा, किसी को दान में दे दिया। सर अगर दान में दे दिया तो जितना सामान मैंने दान में दिया, सारा का सारा सामान नहीं, जितना सामान मैंने दान में दिया, अब उस सामान का जो खर्चा है वो मेरा परचेज का खर्चा नहीं रहा, वो मेरा खरीदने का खर्चा नहीं रहा, वो मेरा दान करने का खर्चा हो गया, तो मैं उसे परचेज से हटा के चैरिटी में डाल दूंगा। सर ऐसे ही मैंने कोई सामान खरीदा और सर मेरे को वो सामान समझ में, मैंने बाद में उसको मार्केटिंग के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए फ्री में दे दिया दुकानदारों को, तो सर अब वो मेरा खर्चा मेरा खरीदने के लिए नहीं रहा, अब वो जो मेरा खर्चा हुआ उन गुड्स पे जो मैंने फ्री में दे दिए वो मार्केटिंग के लिए हुआ, एडवर्टाइजमेंट के लिए हुआ, तो मैंने उसे एडवर्टाइजमेंट में डाल दिया, परचेज में से कम करके। सर सिमिलरली एक केस आता है लॉस बाय थेफ्ट। मतलब थेफ्ट का मतलब क्या होता है? चोरी। थेफ्ट का मतलब क्या होता है? चोरी। मतलब सर मेरे पास 10,000 का सामान रखा था, मैंने 10,000 का सामान परचेज करा था, 1,000 का सामान चोरी हो गया। चोरी कोई भी कर सकता है, कैसे भी चोरी हो सकती है। आटे दाल ये वो इन जगहों पे बहुत चीजें होती है, इन जगहों की फैक्ट्री पे, इन जगहों की मिल्स में बहुत चीजें होती है, खाने पीने के केसेस में ज्यादातर ये सब चीजें होती है। ये सामान चोरी हो गया या सामान खराब हो गया, सड़ भी गया, चूहा खा गया, कोई भी इस तरीके का खर्चा हो गया, कोई भी ऐसा लॉस हो गया, सर लॉस बाय थेफ्ट, लॉस भी होने एक तरीके से मेरे लिए बुरा ही है, मेरे खर्चा ही है, मैं खर्चे के लिए मानूंगा। तो सर अगर कोई सामान मेरा चोरी हो गया, मुझे एक बात बताओ, मैं 10,000 का सामान लेके आया था, कोई चुरा के ले गया, क्या मेरा कोई एडिशनल खर्चा हुआ? No, sir. एडिशनल हाँ सर, खर्चा तो कुछ नहीं हुआ। वो तो पहले लेकिन का सर था। हाँ, लेकिन सर वो 10,000 का सामान जो मैं खरीद के लाया था ना, जिसमें से 1,000 का सामान चोरी हो गया, सर वो 1,000 का सामान जो है ना, अब वो बेचने के लिए खर्चा नहीं रहा, अब तो सर वो खर्चा चोरी का हो गया। तो सर सेम वे, बिल्कुल सेम वे, यहाँ एंट्री क्या बनेगी सर? यहाँ एंट्री बनेगी लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। 2 में क्या आना चाहिए भाई? परचेज अकाउंट। तन्वी समझ में आ रहा है क्यों आना चाहिए परचेज अकाउंट? Yes, sir. यस सर। सर इसी तरीके से लॉस बाय फायर भी हो सकता है, या तो चोरी हो गई या सर आग लग गई। तो सर अगर लॉस बाय फायर होगा तो उस केस में क्या एंट्री बननी चाहिए, मेरे को बताओ? सर Loss लॉस by बाय account to purchase account. लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। और सर ये सब हम इन सब केसेस में सर परचेज को डेबिट क्यों कर रहे हैं? सर परचेज कब से डेबिट होने लगा? सर क्योंकि वो पहले ले रखा था। क्योंकि सर वो पहले हमने परचेज में खर्चा डाल रखा था, पर बाद में पता चला कि वो खर्चा परचेज का रहा ही नहीं, वो खर्चा तो नुकसान का हो गया, वो खर्चा तो दान का हो गया, वो खर्चा तो एडवर्टीजमेंट का हो गया, इसलिए करा सर, इसीलिए करा है ये सब। ये मैं सब केसेस ले बता रहा हूँ। अब इससे रिलेटेड आपको मैं क्वेश्चन दे दूंगा अब इन सब केसेस के, मैं इसलिए फटाफट से सारे केस मैंने अभी पूरे कर दिए अभी के अभी। लॉस बाय थेफ्ट हो गया, लॉस बाय फायर हो गया, सर ये दोनों चीजें हो गई। बस इन दोनों से रिलेटेड ही एक चीज छोटी सी और सर, एक सर हुआ क्या है, मेरे पास कुछ गुड्स रखे थे, अब उनका नुकसान हो गया, ठीक है? 10,000 रुपए का सर मेरा सामान था और सर वो लॉस हो गया, लॉस बाय एनी रीजन, किसी भी रीजन से नुकसान हो सकता है। सर अगर नुकसान हुआ है, अगर मेरा लॉस हो गया तो सर उसका तो मुझे खर्चा बुक करना पड़ेगा। तो जो मेरा सामान, ये 10,000 रुपए का सामान अगर मेरा परचेज में डला हुआ था, तो सर ये परचेज से तो कम होगा और जाएगा कहाँ पे, किस अकाउंट में जाएगा? Loss by लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट, सर जो भी होगा, ठीक है? तो इतना तो क्लियर है सर। सबसे पहले तो ये चीज होनी चाहिए, क्या होना चाहिए सर? लॉस बाय फायर या थेफ्ट जो भी मेरा अकाउंट है, मैं मान रहा हूं इस केस में फायर का केस मान रहा हूं, डेबिट टू परचेज अकाउंट। इस चीज में कोई डाउट No, sir. नहीं? कोई डाउट नहीं सर, ये एंट्री तो सबसे पहले बन गई। अच्छा अब सर अगर क्वेश्चन कुछ नहीं है और इतना ही क्वेश्चन है सर, लॉस हो गया तो एंट्री क्या करोगे? सर लॉस हो गया तो इतनी ही एंट्री रहेगी, ये तो सर केस नंबर 1 है, आपने इसको केस मान के चलना, मैं आपको एक केस ही लिखवा दूंगा सर। सिंपल केस नंबर 1 तो ये हो गया, ठीक है सर? एक आओ केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है सर? केस नंबर 2 आपसे ये कह रहा है कि मेरा 10,000 रुपए का माल था जो कि लॉस हो गया फायर की वजह से, ठीक है? और इसके साथ साथ ही इन एडिशन टू दिस
सर लेकिन मुझे ऐसे कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जो 10,000 रुपए है ना, मैंने इसका इंश्योरेंस करा रखा था, मैंने इसका इंश्योरेंस करा रखा था, और इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे को मेरे रुपए भी दे दिए, मेरे को मेरे रुपए भी दे दिए, मुझे मेरा क्लेम मिल गया सर। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो सर मुझे पैसे रिसीव हो गए। ऐसा हो सकता है, ये भी एक केस बन सकता है, बन सकता है नहीं बन सकता? Yes. तो बन सर सकता 10,000 रुपए का मैंने मेरा नुकसान हुआ, पर मैंने 10,000 रुपए का इसका जो है ना अपने गुड्स का इंश्योरेंस करा रखा था, तो सर मैं इंश्योरेंस कंपनी से मुझे मेरे पूरे 10,000 रुपए मिल गए। अब सर इस केस में कैसे एंट्री बनेगी? देखो आपको एंट्री जो है स्टेप बाय स्टेप बनानी पड़ती है। अब आपको तो क्वेश्चन ने ये चीज बोल दी कि 10,000 रुपए का नुकसान हुआ था और उस बंदे को उसके रुपए इंश्योरेंस कंपनी ने इतने रुपए दे दिए, वो उसने उस एक दिन में बोल दिया। पर आप एक बात समझना, प्रैक्टिकली ये बात सोचो, मेरा आज नुकसान हुआ, आज के आज क्या मुझे इंश्योरेंस कंपनी से रुपए मिल जाएंगे? ऐसा होता नहीं है। मैं आपको प्रैक्टिकली भी बात बता रहा हूँ, कभी किसी का नुकसान होता है इंश्योरेंस के केस में, कुछ भी बात होती है सर, एक एक हफ्ते तक, एक एक महीने तक हो सकता है पैसा नहीं मिलता। पर उसने तो बस आपको सिचुएशन बता दी कि सर इस दिन ये सिचुएशन होगी, अब आपको करना क्या है। और बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं, आप अगर क्वेश्चन में ढंग से देखोगे भी ना, आपको क्वेश्चन में कोई डेट नहीं दी हुई होगी। है भाई, इधर हो जा भैया, है भाई तुम्हारा क्वेश्चन क्या? ये रहा, इस क्वेश्चन में कहीं कोई डेट नहीं दी हुई होगी जो मैं क्वेश्चन बता रहा था, ठीक है। तो मैं सर एक बार जरा इस पे वापस आता हूँ, क्या कह रहे भाई यहाँ पे, कहाँ गया मेरा केस, ये रहा। तो मेरे को एक बात बताओ, ऐसा बिल्कुल प्रैक्टिकली हो सकता है कि आपका कोई लॉस हो गया, आपने इंश्योरेंस करा रखा हो सर, लेकिन एक बात मेरे ध्यान रखना, पैसे कभी भी जरूरी नहीं होता आपको उसी टाइम पे मिल जाएंगे। तो मैंने आपसे हमेशा क्या बोला, जब भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो सिर्फ वर्ड्स को देख के अकाउंटिंग नहीं करोगे, सर आपको एंट्री मिल गई अकाउंटिंग कर दो, नहीं। तो अगर आप ये देखोगे, अगर आपने ये पिक्चर देखी कि सर 10,000 रुपए का नुकसान हुआ था, इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे दे दिए, तो सर आप सीधे एंट्री बनाने लग जाओगे, क्या कि सर बैंक में पैसा आया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल गया। कितना पैसा सर? 10,000 रुपए मिल गए। अगर आपने ये कहा, अगर आपने सिर्फ ये जो मेरी वर्डिंग्स है, ये जो ऊपर मेरी वर्डिंग्स है, अगर आपने सिर्फ इसको देख के एंट्री पास करी है, तो आप ये एंट्री पास कर दोगे। पर मैं आपको बताऊं, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर नहीं है। जब आप एंट्री पास कर रहे हो ना, आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें चलानी पड़ती है कि सर सबसे पहले क्या हुआ, पहले दिन क्या हुआ सर, उसके बाद क्या हुआ होगा, उसके बाद क्या हुआ होगा, ये करना होता है आपको। आपको अपने आप को, अपने दिमाग को उस पोजीशन पे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लेके जाना पड़ता है कि सर क्या होगा आज की डेट। तो मुझे बात बताओ, सबसे पहले सीन क्या हुआ, सबसे पहले सिनेरियो क्या हुआ होगा? Sir, loss by 5. लॉस बाय फायर। सर सबसे पहले तो क्या हुआ, मेरा नुकसान हुआ, तो सर इस केस में सबसे पहली एंट्री में क्या बनाऊंगा? सिंपल सी सर, लॉस बाय फायर, जो मेरे गुड्स थे उनका नुकसान हो गया, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू तो परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट क्रेडिट क्यों होगा, एक बार मेरे को दोबारा रीजन बताओ। सर क्योंकि जो गुड्स थे वो तो परचेज अकाउंट में खरीदे थे ना। वो परचेज अकाउंट में आ रहा था सर, उसका खर्चा वो हमारे को लॉस बाय फायर अकाउंट में डालना था। कितनी अमाउंट आएगी? 10,000 रुपए आएगी। यस सर। ठीक है भाई, 10,000 रुपए आ गए सर। अब मैंने खर्चा तो अपनी बुक में बुक कर दिया। ये एक बात तो ध्यान रखना, कोई क्या ये मैंने कोई अलग खर्चा बुक करा है, कोई एक्स्ट्रा खर्चा बुक कर दिया मैंने अपनी बुक्स में? नहीं करा ना। ये बच्चों को जो प्रैक्टिकली देखते हैं उनको लगता है सर हमने कोई खर्चा बुक कर दिया, आपने खर्चा बुक नहीं करा है। ये बात गलती से मत सोचना कि आपने कोई खर्चा बुक कर दिया। आपने जो खर्चा एक हेड में डाला हुआ था, अब उसका नेचर चेंज हो गया, अब उस चीज का जो आपकी कंडीशन है वो बदल गई, तो आपने उसको इस अकाउंट से हटा के इस पर्टिकुलर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। कोई नया खर्चा नहीं करा है, ठीक है सर। मैंने परचेज का खर्चा था लॉस बाय फायर में ट्रांसफर कर दिया। ये तो हो गया सर, मैंने एंट्री आज बना दी। लेकिन अब सर इसके बाद क्या है? अब मुझे बताओ, जब ये मेरा नुकसान हो गया और मैंने इंश्योरेंस करा रखा है, तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलना बनता है, यस सर। मिलना बनता है। तो मेरी सेकंड एंट्री सर इस केस में क्या होनी चाहिए? सेकंड एंट्री क्या होनी चाहिए? जिससे पैसा मिलता है उससे पैसे मिलने की, रिसीवेबल की एंट्री चढ़ा देना, रिसीवेबल की एक एंट्री क्रिएट कर देना। आपको खुद से बड़ी क्वेश्चन आपको नहीं बताएगा कितने रुपए मिलने बाकी हैं इससे, ये वो आपको नहीं बोलेगा, आपको जनरल एंट्री बनानी है, आपको खुद सोचना पड़ेगा उस सिचुएशन में कि अच्छा सर नुकसान हो गया, ठीक है नुकसान हो गया, अब इसके बाद मुझे पैसा मिलना बनता है इस नुकसान का। तो किससे मिलना बनता है? Insurance company. इंश्योरेंस कंपनी। या तो इंश्योरेंस कंपनी हो तो इंश्योरेंस कंपनी लिख देना, नहीं तो इंश्योरेंस क्लेम लिख देना, ठीक है सर। इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, मुझे इतना पैसा मिलना बनता है। क्यों मिलना बनता है इतना पैसा? मुझे एक बात बताओ, मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ। मुझे क्या होता ना सर, मेरा जो माल था वो जल गया, ठीक है। तो सर जब वो जल गया तब तो मैंने उसका खर्चा परचेज में जो आ रहा था, परचेज से हटा के लॉस बाय फायर में डाल दिया कि नहीं नहीं सर, ये खर्चा जो है ना, ये खर्चा परचेज का नहीं है, ये खर्चा तो आग लगने का है, मैंने वहां पे डाल दिया। लेकिन एक बात बताओ जरा सर, आपने इसको खर्चे के तौर पर रिकॉर्ड तो कर लिया, पर ये रुपए आपको किसी और से मिलने भी बनते हैं। भाई मुझे बात बताओ, मैं कोई 100 रुपए का सामान मार्केट से खरीद के लाया, वो मेरा खर्चा था, पर अगर वो 100 रुपए ही मुझे सामने वाले से दोबारा मिलने बनते हैं, तो क्या मुझे उसको आइडियली खर्चे में रिकॉर्ड करना चाहिए? क्या ये आपको पोजीशन आइडियल लग रही है? सर आप कहते हो आपका नुकसान हो गया, आपका खर्चा हो गया, पर कहीं ना कहीं वो आपको किसी से मिल भी जाएगा,
तो क्या मेरी बुक में वो खर्चा रहना चाहिए? क्या वो एज अ एक्सपेंस रहना चाहिए मेरी बुक्स में? सर पहले तो आप उसे एज अ खर्चा रिकॉर्ड करोगे ही करोगे, वो हमने फर्स्ट एंट्री में कर लिया रिकॉर्ड, कुछ गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही करिए। पर सर जब मैं इस दिन के बाद आया अगले दिन पे, मैं ये सोच रहा हूँ कि अच्छा इंश्योरेंस कंपनी से मुझे पैसा मिलना बनता है, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलना बनता है तो मैं उसको डेबिट करूंगा, बिल्कुल सही बात है। क्रेडिट किस चीज को करूंगा? सर क्रेडिट में किस चीज को करूंगा ये बात सोचना, जो मेरा खर्चा है, जो मैंने अपना खर्चा अपनी बुक्स में डाल दिया, जो मैंने लिख दिया कि 10,000 रुपए का मेरा खर्चा हुआ, सर 10,000 रुपए का खर्चा मैंने आज लिख तो दिया, और ये खर्चा मुझे कल मिल जाएगा, मुझे ये खर्चा किसी से वापस मिल जाएगा। तो सर ये जो मैंने खर्चा अपनी बुक्स में डाल रखा है ना, ये जो मैंने खर्चा अपनी बुक्स में डेबिट कर रखा है ना, मुझे ये खर्चा खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में ये खर्चा मेरा खर्चा नहीं रहेगा, ये खत्म हो जाएगा। समझ आ रहा है भैया? अगर ऊपर वाले केस में मैंने आपको ये एंट्री नहीं बोली करने को, क्यों? क्योंकि सर ये खर्चा ही है, मुझे किसी से कोई पैसा मिलना ही नहीं है, मैंने इंश्योरेंस करा ही नहीं रखा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ दोबारा से, इस केस में कोई इंश्योरेंस नहीं है, नो इंश्योरेंस। तो सर जो नुकसान हुआ वो खर्चा ही है, कुछ पूछने की बात ही नहीं है। पर सर अगर इंश्योरेंस का केस है, अगर इंश्योरेंस करा रखा है तो आज खर्चा हो गया, पर सर बाद में मिल जाएगा। तो अब मैं आज क्या करूंगा, अब उस एंट्री को, उस खर्चे को, जब मुझे इंश्योरेंस कंपनी बोल देगी हाँ ठीक है हम तुम्हारे को रुपए देंगे, तो सर मैं इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, और ये जो मेरा खर्चा था सर, इस खर्चे के अकाउंट को खत्म कर दूंगा। आप इतना भी मान सकते हो और इस तरीके से भी समझ सकते हो कि सर पैसा मिलना है, इंश्योरेंस क्लेम मिलना है, किससे मिलना है, क्यों मिलना है मेरे को? नुकसान की वजह से मिलना है, लॉस बाय फायर की वजह से मिलना है। पर मैंने आपको रीजन बता दिया कि लॉस बाय फायर क्रेडिट क्यों हुआ है, क्यों क्रेडिट हुआ है, क्योंकि सर वो खर्चा अब आइडियली मेरा खर्चा नहीं है, मुझे वो पैसा मिल जाएगा, इस वजह से क्रेडिट हुआ है। पर आप समझने के लिए या आपको याद रखने के लिए आपको कुछ कभी दिक्कत है कि सर एक कुछ रीजन और बता दो, तो एक रीजन ये भी है कि सर इंश्योरेंस क्लेम का पैसा मिलना है, क्यों मिलना है सर? लॉस बाय फायर की वजह से। याद रखो मैंने हमेशा बताया जर्नल एंट्री कहानी की तरह है सर, कहानी ऐसे याद रखी जाएगी। तो कितनी अमाउंट आएगी सर? 10,000 रुपए, 10,000 रुपए। अच्छा अब इसके बाद क्या हो सकता है? सर इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलना बनता है। अगर क्वेश्चन ने बोला सर, अगर क्वेश्चन ने सिर्फ इतना बोला है कि आपको इतने गुड्स का, आपको इतने रुपए के गुड्स से उसका नुकसान हो गया, लेकिन आपने इंश्योरेंस भी करवा रखा था, तो सर आप सिर्फ ये 2 एंट्रीज मानोगे, सिर्फ जो 2 जनरल एंट्रीज हम करेंगे। पर अगर हमारे को क्वेश्चन ये भी बता दे कि आपको ये पूरी की पूरी अमाउंट रिसीव भी हो गई है, तो आप अब क्या एंट्री बनाओगे बताओ मेरे को? पूरी अमाउंट अगर रिसीव हो गई तो क्या एंट्री बनाऊंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट। अच्छा दिव्यांशु क्या होनी चाहिए एंट्री? यही होनी चाहिए। यही होनी चाहिए। यस सर। इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट को क्रेडिट क्यों करेंगे सर दिव्यांशु? क्योंकि पैसा मतलब वो तो हो गया ना। सर उससे पहले डेबिट कर रखा था क्योंकि उससे पैसा पहले मिलना था, यस सर। यस पर सर। अब मिल गया, मिल चुका है। तो उससे खत्म हो गया, बिल्कुल ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट सर ये आ जाएगा 10,000 रुपए। अगर मेरे गुड्स इंश्योर्ड है और इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा पैसा मुझे देने को तैयार है। एक केस और बनता है, वो क्या बनता है ये, बल्कि मैं इसके साथ में लिखवा देता हूँ यहाँ बराबर में। केस 3, केस 3 क्या करता है? इंश्योरेंस से पूरा पैसा ना मिला तो? वही बता रहा हूँ मैं, केस 3 मेरा वही है। केस 3 क्या कहता है कि मुझे नुकसान हुआ कितने रुपए का? 10,000 रुपए के आइटम का, ठीक है। और मैंने सर इसका इंश्योरेंस भी करा रखा है, इंश्योरेंस भी हुआ है, पर मेरे को इंश्योरेंस कंपनी ने जो रुपए दिए उसने मेरे को सिर्फ और सिर्फ 8,000, सॉरी 800 लिख दिया मैंने, 8,000 रुपए पे करे। सिर्फ और सिर्फ मुझे 8,000 रुपए रिसीव हुए इंश्योरेंस कंपनी से। इंश्योरेंस कंपनी ने बोला हम आपको रुपए देंगे, पर जब उन्होंने रुपए दिए तो उन्होंने 8,000 रुपए दिए। तो यहां मेरे साथ जरा एंट्री बना। सबसे पहली एंट्री क्या बननी चाहिए आपके हिसाब से? सबसे पहली एंट्री क्या बननी चाहिए? लॉस बाय फायर अकाउंट। लॉस बाय फायर अकाउंट। कुछ स्टेप बाय स्टेप भी तो चलोगे सर, चाहे वो मेरे को रुपए कम दे ज्यादा दे, पर मेरा नुकसान तो उतने का ही हुआ है। नुकसान तो उतने का ही हुआ है, तो परचेज में से मैं खर्चा कितने रुपए से कम करूंगा? 10,000 रुपए से। मेरा माल तो 10,000 का ही चला है ना, ये एंट्री करनी ही करनी है। सर सेकंड एंट्री क्या होगी मेरे को बताओ? इसको सेकंड एंट्री क्या होगी? सर इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट। सर अब नुकसान हो गया, अब इसके बाद क्या क्या होगा? सर इंश्योरेंस अकाउंट होगा क्या? होगा क्या? एंट्री बाद बताना, पहले सिचुएशन तो बताओ, होगा क्या? सर अब मतलब जो फायर में आ चुका है अकाउंट में, अब इंश्योरेंस अकाउंट से जो पैसा आएगा वो उसमें डेबिट करेंगे। अरे अब फिर डेबिट क्रेडिट पूछे, मैं कहानी पूछ रहा हूँ, पहले होगा क्या? डेबिट क्रेडिट बाद में बताना, मुझे बताओ आज मेरा नुकसान हो गया, अब इसके बाद क्या आगे क्या होगा? सर इंश्योरेंस वाले पैसे देंगे। इंश्योरेंस वाले पैसे देंगे, तो उनसे पैसे लेने बनते हैं, यस सर। ठीक है। अब अगर पैसे लेने बनते हैं तो क्या होना चाहिए, अब बताओ मेरे को? सर पैसे लेने बनते हैं तो फिर इंश्योरेंस का अकाउंट डेबिट होना चाहिए।
इंश्योरेंस का अकाउंट डेबिट होना चाहिए। तन्वी क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? Insurance account debit to loss by fire account. इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। ठीक है, ये चीजों में पहले कहानी ढूंढो फिर डेबिट क्रेडिट ढूंढो, हमेशा मेरी ये बात ध्यान रखना। आपको क्या लग रहा है मैं नहीं करता हूँ? मैं भी यही चीज करता हूँ, पर मैं जल्दी क्यों कर लेता हूँ? क्योंकि मेरे को टाइम हो गया, मैं उसी को जल्दी प्रोसेस कर लेता हूँ। करता मैं भी यही हूँ आज की डेट में भी। मैं पहले जो ट्रांजेक्शन लिखी हुई थी उसको कहानी में ही कन्वर्ट करता हूँ और फिर जनरल एंट्री पास करता हूँ। मैं कुछ अलग नहीं करता, मैं कुछ याद करके नहीं बैठा हूँ ये एंट्रीज, मैं भी यही चीज करता हूँ जो आपको बता रहा हूँ। पर अगर मैं ये जल्दी प्रोसेस कर पा रहा हूँ तो आप भी कर पाओगे, बस टाइम की बात है। आपको भी कुछ टाइम लगेगा, एक्सपीरियंस रहेगा, आप भी कर लोगे। तो क्या होगा? इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, सर पैसा इससे मिलना बाकी है। क्यों मिलना बाकी है सर? क्योंकि नुकसान हुआ है, लॉस बाय फायर अकाउंट। एक रीजन और सर ये खर्चा हो गया था, हमने इसे खर्चा तो रिकॉर्ड कर लिया, पर सर हमने इंश्योरेंस करा रखा है, तो हम क्या करेंगे? हम इस खर्चे को अब खत्म कर देंगे कि सर ये खर्चा एक्चुअली हमारे लिए खर्चा नहीं है, पैसा हमारे को मिल जाएगा। तो हमने ये खर्चा क्या बोल दिया कि ये खर्चा हम नहीं करेंगे, ये खर्चा हमारा बिजनेस नहीं करेगा, ये खर्चा तो हम किससे ले लेंगे? इंश्योरेंस कंपनी से। तो सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर दिया इस खर्चे के अकाउंट से। अच्छा, अब तीसरा सिनेरियो आता है। सर तीसरा केस क्या है? अब हुआ क्या? मैंने यहाँ पे क्या बोला? अब इंश्योरेंस कंपनी से मैंने तो पहले एंट्री क्या कर दी कि इंश्योरेंस कंपनी से मुझे 10,000 रुपए मिलने हैं, 10,000 रुपए मिलने हैं। पर सर होना क्या है? हुआ क्या अब इस क्वेश्चन में? हुआ क्या? 10,000 रुपए मिलने थे पर इंश्योरेंस कंपनी वालों ने सिर्फ 8,000 रुपए दिए। फॉर व्हाट्स एवर रीजन उन्होंने मेरे 2,000 रुपए काट लिए। तो अब अगर उन्होंने मुझे 10,000 रुपए दिए, 10,000 में से 8,000 रुपए दिए हैं, एक बात बताओ, मैंने उनका अकाउंट 10,000 से डेबिट कर दिया था। मैंने उनका अकाउंट सर 10,000 से डेबिट कर दिया था कि मुझे 10,000 रुपए मिलने हैं, पर उन्होंने दिया 8,000। क्या 2,000 मुझे अभी भी मिलने बाकी है इन फ्यूचर? No, sir. नहीं। सर इंश्योरेंस कंपनी ने 8,000 दी थी, उन्होंने बोला 8,000 ही देंगे, 2,000 नहीं देंगे, नहीं देंगे, सिर्फ 8,000 ही देंगे। तो इस केस में मुझे बताओ तो जब मैं इसका अकाउंट अपनी बुक से खत्म करूंगा तो 10,000 रुपए से पूरा खत्म कर दूंगा या 8,000 रुपए से खत्म करूंगा? सर 10,000 रुपये से। 10,000 रुपए से पूरा खत्म करूंगा। रुपए कितने मिले? 8,000। एक बार जरा मुझे एंट्री बताओ क्या बननी चाहिए सर? जो दो अकाउंट आपको समझा क्या होना चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट होना चाहिए क्योंकि पैसे मिले हैं। Yes. कितनी अमाउंट से? 8,000 रुपए से। 8,000 रुपए से किससे मिले हैं? इंश्योरेंस क्लेम से। तो सर ये जो मुझे रुपए मिलने थे, अब मेरा इसका अकाउंट पूरी तरह सेटल हो गया, रुपए पूरे नहीं मिले पर अकाउंट पूरी तरह सेटल हो गया है। तो कितने से? 10,000 से। सर ये 8,000 रुपए आ गए 10,000 के बदले, तो 2,000 कहाँ गए? 2,000 नहीं आए ना, डिस्काउंट नहीं है, कोई डिस्काउंट की बात ही नहीं है इस केस में। ये कोई डिस्काउंट थोड़ी है, मुझे रुपए मिल रहे तो तूने नहीं दिए, ये मेरे को डिस्काउंट थोड़ी दे रहा हूँ तेरे को, ये तो तू दे ही नहीं रहा मेरे को। तो मैं क्या बोलूंगा उसे कि मेरा नुकसान हो गया। अब ये नुकसान इस पूरे सिनेरियो में क्यों हुआ है? पूरे सिनेरियो में नुकसान का कौन सा अकाउंट आ रहा है? लॉस बाय फायर अकाउंट। तो अपने इस नुकसान को भी मैं, जो मुझे इंश्योरेंस कंपनी से 10,000 के बदले 8,000 रुपए मिले, सिर्फ 2,000 रुपए मिले, ये होगा क्या? लॉस बाय फायर अकाउंट। ये अकाउंट, ये जो पैसे हैं 2,000 रुपए का डिफरेंस मेरा नुकसान है कि लॉस बाय फायर, ये नुकसान लॉस की वजह से। अच्छा मैं एक चीज बताऊं, अगर आप इन तीनों एंट्रीज को देखोगे जरा एक बार तन्वी, मुझे क्या होता है इन तीनों ही एंट्रीज में एट द एंड अगर मैं नेट रिजल्ट बात करूं तो मेरा लॉस बाय फायर कितना रहा? 2,000. 2,000। ठीक है, जो तूने अपना क्वेश्चन करा था उसमें भी तूने लॉस बाय फायर वो डिफरेंस अमाउंट ही लिखी थी 2,000। क्या है डिफरेंस अमाउंट? जो इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं पे करी। अगर इंश्योरेंस कंपनी का केस है तो इंश्योरेंस कंपनी का केस ही नहीं है तो पूरी अमाउंट ही मेरा नुकसान है, पूरा अमाउंट ही मेरा खर्चा है। पर अगर पैसे दिए हैं लेकिन कम दिए हैं तो जो डिफरेंस अमाउंट है सिर्फ वही मेरा खर्चा रहा। तो इन शॉर्ट अगर मैं कभी अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस निकालूंगा तन्वी, तो जो तेरा प्रॉफिट आएगा उस खर्चे को लेके, उस एक एंट्री को लेके, और जो मेरा प्रॉफिट आएगा 3 एंट्रीज के बाद, बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि खर्चा सेम ही आएगा हम दोनों का। पर इतना सब कुछ क्यों करा है? सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए, सिर्फ फेयर प्रेजेंटेशन के लिए करा है, और कोई रीजन नहीं है। अकाउंट्स में मेरी बात ध्यान रखना, बहुत बार आपको ऐसा लग सकता है कि सर 2 एंट्री में 3 एंट्री में काम खत्म हो सकता है, पर ये सब हम क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? फेयर प्रेजेंटेशन के लिए, सही और बेहतर प्रेजेंटेशन के लिए कर रहे हैं ये सब। नॉर्मल अकाउंट्स पढ़ने के लिए इतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं, सही अकाउंट्स पढ़ने के लिए कर रहे हैं। तो सर ये तीनों लिखना होगा? तीनों लिखना होगा। जो आपने सिर्फ ये एक एंट्री लिखा है ऐसे काम नहीं चलेगा। जर्नल एंट्रीज स्टेप बाय स्टेप आ चुके भाई। जर्नल एंट्रीज का मतलब ये होता है, जर्नल एंट्री एक एक एंट्री का हिसाब किताब होता है। एक एक तूने किसी को 10 रुपए दिए, भले शाम को से 50 रुपए और दिए दोबारा से, पर 10 और 50 दोनों अलग अलग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, ये चीज होगी और बिल्कुल होगी। इसे ही जनरल एंट्री कहते हैं। अगर मैं नेट इफेक्ट देखना चाहूं तो नेट इफेक्ट के लिए तो मैं बहुत बाद में पढ़ूंगा, अभी आगे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहां आपको दिख जाएगा नेट इफेक्ट। जर्नल एंट्री रेगुलर ट्रांजेक्शन होती है, लेजर उनका समरी होता है, फिर ट्रायल बैलेंस उनका नेट रिजल्ट होता है। बस ये 3 चीजें होती है अकाउंटिंग एंट्रीज रिकॉर्ड करने की, सिर्फ 3 स्टेप्स होते हैं ये। ट्रायल बैलेंस के बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बना सकते हो। वो क्या होगा सब ये सब बाद में पढ़ेंगे, ये जो मैंने टर्म्स बोली, इसकी टेंशन लो। अच्छा एक बात होता है, ये तीनों केस को नोट करना चाहते हो?
एक बार केस वाइज नोट कर लो। आपने उस दिन आपने भी वैसे तो नोट कर दिया था, पर केस वाइज नोट करोगे मेरे अकॉर्डिंग तो थोड़ा सा ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। एक बार इसे केस वाइज नोट कर लो जरा।